नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। इसी प्रकार से हमारा एक आता है गदर आंदोलन। गदर आंदोलन जो है वो गदर दल जो था उन्होंने स्टार्ट किया था 1913 में। आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा कि ये जो एक दल है ये यहाँ पर तो नहीं था। एक्चुअली में इससे कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो ये आंदोलन है ये कहाँ से चल रहा था, तो गदर मूवमेंट चली कहाँ से थी। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है, दैट इज सैन फ्रांसिस्को। ये क्वेश्चन तो फेवरेट क्वेश्चन में से आता है। और किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था जो हमारे लाला हरदयाल, इनका नाम मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ये जो है यूएसए कनाडा यहाँ सब पे चल रहा था। कब बनी थी ये पार्टी? 1913 में इसको स्थापना किया गया था। इसको लिख लीजिए, 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑलमोस्ट ये सारे वो लोग थे जो पंजाबी इमिग्रेंट्स थे, पंजाब से वहां पे पहुंचे थे। ऑलमोस्ट 1904 में पहुंचे थे यूएसए और कनाडा के अंदर। ये वो लोग थे जो जलंधर और होशियारपुर के रहने वाले ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका था, जिसमें से ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा पहले भी ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर चुके थे। काफी सारे इनके वही लोग थे, इसलिए ये दूसरी कंट्री में जा करके वहीं रहते हैं और वहीं पर ये ऑर्गेनाइज करते हैं इस चीज के लिए। इसको बनाने वाले लोगों में इसके नाम में से लाला हरदयाल एंड तारकनाथ जो है वो भी है। और तारकनाथ दास जो है इसमें इन्वॉल्व थे। एक्चुअली में पहले भी ये सारी चीजें बना चुके थे सिर्फ इसमें। और मैं आपको एक खास बात ये भी बता दूं कि इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सिर्फ हिंदू थे या सिर्फ मुस्लिम थे। इसके अंदर सारे ऑलमोस्ट पंजाबी थे, लेकिन वही जो है सिख भी थे, हिंदू भी इसके अंदर और थे, और मुस्लिम भी थे। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें जो है वो मल्टीपल पार्टी से, मतलब मल्टीपल रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग थे। तो करेक्ट है यहाँ पर ये। इनका अपना खुद का एक न्यूज़पेपर भी आता था जिसका नाम है गदर, जिसका कैप्शन होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन। हम लोग जो है यहाँ पर ये इंसिडेंट जो है याद रखिएगा पूरा। और इसी के तहत यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है जिसका नाम है कामागाटा मारू इंसिडेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है जो कि इस कांड ने पंजाब में एक विस्फोटक स्थिति जो है वो उत्पन्न कर दी थी। पंजाब में जो है एक क्रांतिकारी बाबा थे जिनका नाम है बाबा गुरुदत्त सिंह, ने जो है जापान की एक जो जलपोत थी कामागाटा मारू, उसके जो है भाड़े पर उसको लेकर 351 पंजाबी सिख और 21 मुसलमानों को सिंगापुर से वैंकूवर जाने का प्रयत्न यहाँ पर किया था। लेकिन जो कनाडा की गवर्नमेंट थी उन्होंने यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने से मना कर दिया था और बाद में वापस कलकत्ता बंदरगाह वो वापस लौट आए। और कलकत्ता पहुंचते ही गुरुदत्त सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बचकर यहाँ पर जो है शेष को पंजाब जाने वाली ट्रेन में शाम को उस ट्रेन में बैठने का प्रयास किया, लेकिन यात्रियों में झड़प हो गई जिनमें 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और बाकी जो बचे हुए यात्री थे उनको ट्रेन से वापस भेजा गया। इनमें से बाकी अधिकांश जो है वो लोगों ने जाके जो है वो अलग अलग जगह पे डाके भी डाले थे। तो ये कुछ इस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं। उसके अलावा यूरोप के अंदर वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त, हरदयाल और इन सब लोगों ने भी यहाँ पर जो है जिम्बरमैन योजना के तहत जो है बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना करी। प्लीज राइट डाउन दिस फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद सिंगापुर में भी एक रिबेल होता है। हमसे ये भी पूछा गया है कि सिंगापुर का जो रिबेलियन है ये क्या था, खास बात इसके अंदर, और इसमें जो है वो ऐसा क्या हुआ था, किसने किया था फॉर्म, वो भी क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। तो सिंगापुर में जो है पंजाबी मुसलमान जो थे उन्होंने 5वीं लाइट इन्फेंट्री 30वीं सिख बटालियन के साथ जो है मिलकर के 15 फरवरी 1915 को यहाँ पर जो है ये सब लोगों के नाम आप पढ़ सकते हैं, चिश्ती खान, अब्दुल गनी, सूबेदार दाऊद खान, इन सब के नेतृत्व में यहाँ पर इनको विद्रोह किया था। और इस घटना के बाद जो 37 नेताओं को फांसी दे दी गई थी। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जो हमसे सवाल में पूछी जा सकती हैं। और उसी के समय जो है उस समय 1914 में क्या हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हो गई थी। फिर क्या हुआ जिसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, जापान सब एक साथ थे, और दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की ये सब थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति जो है हमें 3 चीजों का यहाँ पर
काम करना था। उदारवादियों ने ये सोचा, मॉडरेट्स लोग थे, उन्होंने ये यहाँ पर सोचा था कि अगर हम ब्रिटेन का समर्थन ताज के प्रति निष्ठा का कार्य समझें और वो सब जो है बिल्कुल समर्थन करें। उग्रवादियों का यह कहना था, जिसमें तिलक, लाल बाल पाल वो सारे लोग जो सम्मिलित थे, उन्होंने कहा कि युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन किया जाए, क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात जो है ब्रिटेन जो है यहाँ पर भारत को छोड़ने में, स्वशासन करने के संबंध में कुछ कदम उठाएगा, यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जो क्रांतिकारी थे उनका ये मानना था कि युद्ध जो है ब्रिटेन के विरुद्ध यहाँ पर आके क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का हमारे पास एक सामने एक अवसर मिल रहा है, तो इस अवसर का फायदा उठा और इनकी जो सत्ता चल रही है ना उपनिवेशवाद, इसको उखाड़ फेंको यहाँ से। तो हर एक की यहाँ पर अलग अलग सोच चल रही थी, तीन तरीके के लोग थे, उनकी अलग सोच चल रही थी। फिर यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होता है होम रूल लीग का। देखो मैंने आपको बताया ये भी थोड़ी देर पहले कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको 1908 से लेकर 1914 तक जेल में डाल दिया गया था, मंडाले जेल में। और हुआ क्या था, इस साल में वो जेल में थे, उनको जहां पर जो है मैंने बताया था ना कि एक बीमारी हो गई थी डायबिटीज की। अब वो जब बाहर आते हैं तब वो पूरी मूवमेंट को रिवाइव करते हैं। और फिर यहाँ पर वो किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, होम रूल लीग की। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, खाबारदे, सुब्रमण्यम, जोसेफ बपस्ता, मोहम्मद अली और ऐसे सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पर डिसाइड किया कि अखिल भारतीय होम रूल मतलब क्या है, स्वशासन, हमारा खुद का शासन के माध्यम से ही हमें यहाँ पर एक गतिविधि ऑर्गेनाइज करनी, ऑल इंडिया लेवल। तो यहाँ पर जो है ना, ऐसा नहीं कि एक ही होम रूल चल रही थी, दो होम रूल चल रही थी, एक चला रहे थे तिलक और एक चला रहे थे बेसेंट। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल की स्थापना अप्रैल 1916, प्लीज इसको डेट को नोट करिए, इन्होंने अपनी जो है कहाँ पर करी, बेलगांव। बेलगांव आज के समय में किसका हिस्सा है, कर्नाटका का। और पूना में जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपनी लीग का मुख्यालय भी बनाया, जिसकी शाखाएं उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटका, बरार में खोली। बेसिकली जो है 6 शाखाएं खोली, लेकिन इनका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था ना, वो महाराष्ट्र और कर्नाटका तक ही सीमित था, वो उससे आगे नहीं गए थे। लेकिन जो बेसिन थी, एनी बेसिन, जो कि आयरलैंड से आने वाली थी, आयरलैंड से आई थी एनी बेसेंट, इन्होंने सितंबर 2000 1916 में खोली, जहां कहां पर, मद्रास में, आज के समय के चेन्नई में। और इसकी शाखाएं पूरे भारत में 200 से ज्यादा थी। तो क्वेश्चन आता है कि इसकी शाखाएं ज्यादा थी तो वो बेसेंट की थी। और साथ में जॉर्ज अंडरूल की लीग की जो संगठन जो है उनको यहाँ का सचिव नियुक्त किया गया था, नाम नोट कर लीजिए, जॉर्ज अंडरूल है। और लेसेन की जो लीग थी यहाँ पर, जो बेसेंट ने अपनी लीग बनाई थी, वो बी एम वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर, इनमें भी इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सारे फैक्ट्स आप लिख लीजिए। लेकिन जो ये इन्होंने लीग बनाई थी, इसमें कुछ खास सपोर्ट सरकार ने किया नहीं था। और क्या हुआ था, जब इन्होंने, इनका काम क्या हुआ करता था लीग में, पता है क्या काम होता था, कि आपको जाके लोगों को समझाना है, एक तरीके से कह लो कि लोगों को बताना है कि उनकी क्या क्रांतिकारी वो करना चाह रहे हैं, वो अपने एजेंडा को समझाना चाह रहे थे। तो इसी के तहत जो है फिर फाइनली वो जून 1917 में आते आते एनी बेसेंट और सारे सहयोगी, बीपी वाडिया, जॉर्ज अंडरूल, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये बोला गया कि इन्होंने जो है गलत तरीके से यहाँ पर जो है लोगों को भड़काने की कोशिश करी है। ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ पर एस सुब्रमण्य अय्यर ने अपनी सर की जो उपाधि उनको दी थी, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर त्याग भी दी थी। और फिर उसके बाद 20 अगस्त 1917 में भारत का सचिव जो है उस समय मोंटेगू, उस समय थे ना मोंटेगू, SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मोंटेगू। उन्होंने, उनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की थी कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत में स्वायत्त संस्थाएं जो है वो उनको बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। तो 1917 में उनको जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर होम रूल आंदोलन जो है थोड़ा सा रुक गया था। लेकिन उसी के बीच में 1916 के अंदर जो है क्या हुआ था, जो हमने पढ़ा ना कि सूरत में स्प्लिट हो गया था, 1907 का सूरत सेशन में स्प्लिट हो गए थे दोनों, गरम दल और नरम दल। लेकिन यहाँ पर जो है गरम दल जो है उनको यहाँ पर कांग्रेस में पुनर्वेश मिल गया था, क्योंकि अब जो है ऐसा ही था। क्यों मिल गया उनको वापस, जो स्प्लिट हुआ था तो वापस से स्प्लिट ठीक क्यों हो गया, क्योंकि ऐसा कहना था कि अब पुरानी बातें जो है उनको जाने दिया जाए, पुरानी बातें हो गई, अब इनको छोड़ के आगे बढ़ना जाए। और इनको ये ऐसा लग रहा था, दोनों को ये महसूस था कि भाई विभाजन के बाद जो भी हमारा नेशनल मूवमेंट चल रही है उसमें काफी ज्यादा प्रतिक्रिया आ रही है लोगों से, तो हमें इसको और बढ़ने की जरूरत है। और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने ही यहाँ पर जो है, दोनों ने एक जो है इंक्लूड करने की 1916 का जो लखनऊ सेशन था उसमें काफी ज्यादा प्रयास किए थे कि हम पूरा एक साथ जुड़ जाए यहाँ पर। और उस समय दो उदारवादी नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, उनकी मृत्यु हो जाने की वजह से कांग्रेस के दोनों दल में एकता का मार्ग आना शुरू हुआ, क्योंकि यही दो सबसे बड़े ऐसे नेता थे जो उग्रवादियों के कट्टर विरोधी में थे। तो यहाँ पर जो है उनकी मृत्यु के बाद इनको आना आसान हो गया। और उसके बाद लखनऊ में एक समझौता होता है। लखनऊ में किसका समझौता होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का। अभी मैंने आपको बताया था ना 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। तो उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो अलग अलग तरीके से काम कर रही थी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहाँ पर जो है वो एक साथ जुड़ जाती है।
और मुस्लिम लीग जो है उनके यहाँ पर रवैये में काफी ज्यादा बर्ताव भी आता है, मतलब चेंज भी आता है एक तरीके से। 1912-16 में जो बाल्कन युद्ध हुआ था उसके में जो है ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से मना कर दिया था। मैंने यहाँ पे तुर्की लिखा क्योंकि अब नाम चेंज हो चुका है, आप लोग जानते हैं ना, टर्की का नाम तुर्की हो गया है। फिर बंगाल विभाजन 1911 में रद्द भी कर दिया गया था। और जब ब्रिटिश सरकार ने अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना करने से इनकार कर दिया था, जो कि सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, तो उनको समझ में आता है कि हमें जो है कांग्रेस का साथ देकर के बढ़ना चाहिए आगे। लेकिन ये पूरे जो पॉइंट्स है ना उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाए, जितने जिस हिसाब से सोचा गया था वैसा कुछ हुआ नहीं। और लखनऊ का समझौता जो था उसमें यही डिसाइड किया गया था कि कांग्रेस जो है यहाँ पर, जो हमारी जो शासन कर रही है सरकार, उससे जो है जो है मांगे करेगी यहाँ पर। और जो उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की यहाँ पर मांग को स्वीकार भी कर लिया था। और ये निश्चित किया गया था कि यदि किसी सभा में कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हित के विरुद्ध होगा तो उसको 3/4 सदस्य उस आधार पर उसका विरोध करें तो उसे पास नहीं किया जाएगा। मतलब वही ये वोटिंग का तरीका है, उस हिसाब से इसको पास नहीं किया जाएगा। अब समझौता पूरा हो गया यहाँ पर, दोनों ने अपनी अपनी मांगे पेश करी। और यहाँ पर जो है दोनों ने अपनी मांगे एक दूसरे की मान भी ली थी। और ये बोला था इसके अंदर कि सरकार जो है भारत को यहाँ पर एक उत्तरदायित्व पूर्ण शासन देगी और एक अकाउंटेबल शासन देगी, जिसके अंदर यहाँ पर भारतीयों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, उनको अधिकार भी प्रदान किए जाएंगे। जो वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, जो कार्य जो पूरे वाइसराय के हर चीज के डिसीजन लेती, उसमें आधे सदस्य भारतीय होंगे। और उनका जो है विधान परिषद जो होगी उसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष का रखा जाएगा। और जो भारतीय सचिव का वेतन है ब्रिटिश राज कोष से दिया जाएगा, ना कि भारतीय कोष से। भारत के फंड से क्यों आएगा उनका पैसा? ये सब चीजें यहाँ पर डिसाइड की गई थी। ये सब इन्होंने यहाँ पर डिसाइड करके पूरा सौदा कर लिया था। उस समय जो थे मोंटेगू, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यहाँ पर। और इसके कुछ जब जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने पहली घोषणा क्या करी, जैसे जैसे वो यहाँ पर आए उन्होंने बोला कि महामहिम सम्राट सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार भी पूर्ण सहमत है, ये है कि भाई भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी बढ़े। उन्होंने बिल्कुल हमें ना एक आश्वासन दिया कि हाँ भाई आपकी यहाँ पर भागीदारी हम बढ़ाएंगे, भारत में हम उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना करेंगे और हम ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग से हम यहाँ पर आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यह निश्चित कर लिया था कि इस दिशा में आप महत्वपूर्ण कदम अतिशीघ्र लेंगे। मैं इस विषय पर स्पष्ट यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपको क्रमबद्ध चरणों में ही यहाँ पर पूरी आगे चीजें बातें की जाएंगी। तो इन्होंने ये सारी चीजें जो है यहाँ पर अपनी पूरी सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लोगों को ये सब बताने की उन्होंने कोशिश करी। ठीक है, लेकिन भारतीयों ने यहाँ पर आपत्ति दिखाई, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर ये नहीं बताया कि कब, कोई निश्चित सीमा तो दी नहीं इन्होंने। उन्होंने कहा हम करके देंगे, कब करके देंगे, तो कब से कह रहे हैं करके देंगे। और यहाँ पर उन्होंने जो है हर चीज में डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो सिर्फ सरकार को ही दिया गया था, इंडियंस के पास अभी भी कोई अधिकार नहीं था। तो इस चीज के चलते यहाँ पर अब फाइनली यहाँ पर क्या आते हैं, गांधी जी आते हैं। अब इन सब में जो भी यहाँ पर किया गया, अब यहाँ पर किसकी एंट्री होती है भाई, गांधी जी की। अब हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे। देखो सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारा 1909 वाला एक्ट था, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स वाला, उसमें कांग्रेस के नरम दल के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए थे। और यहाँ पर जब विश्व युद्ध हुआ था तो भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। और उनको ऐसा था कि भाई अब जो युद्ध खत्म हो गया तो हमें एक ऐसा अच्छा अच्छा खासा हमारे फेवर में कुछ रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो गया था। भारतीयों को यहाँ पर स्वशासन होम रूल लीग भी चल रही है। तो यहाँ पर पास करवाया जाता है। इन सब के बाद यहाँ पर एक एक्ट पास करवाया जाता है जिसका नाम है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसका नाम था मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेगू कौन है उस वक्त की, मैंने आपको बताया कौन है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। और चेम्सफोर्ड कौन है, उस समय के वाइस राय है। तो इन्होंने यहाँ पर मिलकर के डिसाइड करा, इन्होंने क्या बोला भाई यहाँ पर कि हम डुअल पॉलिटी खेलेंगे, हम द्वैत शासन प्रणाली करेंगे। जिसकी सबसे मुख्य विशेषता यही थी कि भाई जितनी भी यहाँ पर अ, जितनी भी यहाँ पर जो भी लिस्ट होती है ना उसको आप दो तरीके से डिवाइड करेंगे, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित जो है रिजर्व्ड कहते हैं उसको, और हस्तांतरित को कहते हैं हम इंग्लिश में ट्रांसफर्ड। तो आरक्षित सीटों विषयों में क्या होगा, जैसे कि कानून, लॉ एंड ऑर्डर, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज, इस तरीके की जो चीजें आएंगी वो होगा। और हस्तांतरित में क्या होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, ये सब। और जो मंत्री होंगे
वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होंगे, और यदि व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है तो उनको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। वही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही वाला जो आज भी चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पर पूरा एक सिस्टम बनाया जिसमें इन्होंने ये बोला जो जितने भी प्रांत है उनका संवैधानिक तंत्र अगर फेल हो जाता है तो गवर्नर राज्य के प्रशासन संभालेंगे उस समय के लिए। तो इन्होंने ये सारी बातें अपनी यहाँ पर बोली, और इन्होंने यहाँ पर अपनी जो व्यवस्थापिका है, जो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें यहाँ पर थोड़ी सी उनकी संख्या भी बढ़ा दी थी, जिसमें 3 महिलाओं को मताधिकार यहाँ पे दिया गया था, और 1/3 फीमेल को यहाँ पर अधिकार दिया गया था। और साथ ही साथ बजट, अगर व्यवस्थापिका के सदस्य जितने भी हैं अगर वो बजट को अस्वीकार करते हैं लेकिन गवर्नर आवश्यक समझता है तो उसको बिना लोगों की समझ अनुमति से पास कर दिया जाएगा। सदस्य को बोलने का अधिकार दिया गया, उनको स्वतंत्रता दी गई, बिल्कुल ये चीज तो ठीक हुई थी। प्रांतीय परिषद को अब विधान परिषदों की संख्या दे दिया गया था। प्रोविजनल काउंसिल को आप क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये वर्ड ये यूज करना शुरू कर देते। अब इसके बाद ये सब इन्होंने यहाँ पर डिसाइड करा और ये बोला कि जो केंद्र सरकार है उनके पास मैक्सिमम पावर रहेगी, गवर्नर जनरल के पास रहेगी, केंद्र और प्रांतीय रहेंगे। और जो हमारी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें से 8 सदस्यों में से 3 भारतीय रहेंगे, जिनको विधि, शिक्षा, भ्रम, ये सब चीजें जो है काम सौंपे जाएंगे। और जितनी भी आरक्षित विषय थे उसमें सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास आज भी रहेगा। तो इन्होंने इस तरीके से ना पूरा एक ऐसे एक तैयार कर दिया था। प्लस ये इसमें खास बात भाई ये थी, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसके अंदर इनमें सबको यहाँ पर इलेक्टोरेट का यहाँ पर अधिकार दे दिया था। यहाँ पर सबको दे दिया था। अगर मैं बात करूँ मुसलमान, सिख, मनोनीत, निर्वाचित, हर एक सदस्य को यहाँ पर अलग से अधिकार दे दिया गया था। राज्य परिषद जो थी इसका कार्यकाल पहले 5 वर्ष का था और इसमें केवल पुरुष ही थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया गया था, इसको जो है विधानसभा का कार्यकाल अब 3 वर्ष का था, लेकिन इसको जो है गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से कभी भी बढ़ा सकते थे। तो इसमें भारतीय सदस्यों को थोड़ी सी जो है इंपॉर्टेंस दी गई थी, लेकिन उतना नहीं दिया गया था जितना यहाँ पर माना माना जा रहा था। तो इसमें पूरे में जो है बिल्कुल भारतीयों को यहाँ पर पहले से 3 गुना तक प्रतिनिधित्व दिया गया था। भारतीयों को यहाँ पर वेतन और भत्तों को, इन सब चीजों के जो है भारत का जो फंड है उससे ना जाके पैसा कहाँ से जाता था, ब्रिटिश के राजस्व से। नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की भी नियुक्ति की गई थी। मतलब चेंजेस तो किए गए थे, नॉट सेइंग कि चेंजेस नहीं किए गए थे, लेकिन जो है इस पूरे चेंज में वो चीजें नहीं थी जो एक्चुअली में यहाँ पर हमें चाहिए थी। और इसी दौरान यहाँ पे अब जो है अब गांधी जी आते हैं। पहले मैं आपको गांधी जी के बारे में बता देती हूँ, आप सब लोग जानते हैं उनके बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूरा नाम है, 2 अक्टूबर 1969 में गुजरात के काठियावाड़, पोरबंदर के जो है जगह पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिता काठियावाड़ के दीवान थे। उन्होंने फिर जो है इंडिया से बाहर जाके बैरिस्टर, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया के बाहर से आपने लॉ की डिग्री कंप्लीट की है तो आपको क्या पोस्ट मिलती है, बैरिस्टर की पोस्ट मिलती है। तो वहां पर उन्होंने जो है अपनी बैरिस्टर की डिग्री यहाँ पर कंप्लीट करी। कहाँ से, लंदन से कंप्लीट करी। उसके बाद जो है वो एक केस लड़ने के लिए, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, क्योंकि उनको था कि मुझे अपनी अपनी लॉ की स्टडी जो है वो कंप्लीट करनी है। वहां उन्होंने क्या देखा कि जो एशियाई मजदूर हैं, वो जो जो वहां पे दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है, क्योंकि काले गोरे का भेदभाव वहां पे बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने वहां पे निश्चय किया था, क्योंकि इनके साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब ये ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट में ट्रैवल कर रहे थे। दादा अब्दुल्ला ने इनको टिकट भिजवाई थी और इनको इस इंसिडेंट की वजह से इनको जो है ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, एक तरीके से निकाल दिया गया था। जब इन्होंने जो है ये काले, मतलब थोड़ा ना इस तरीके का व्हाइट और ब्लैक का जो भेदभाव है वो वहां पे किया जाता था, तो उस प्रकार से इनके साथ भी ये भेदभाव हुआ था। तो उनको यहाँ पर डिसाइड किया था कि मजदूरों के अधिकार के लिए वहां पर संघर्ष करेंगे। और 1914 तक वो दक्षिण अफ्रीका में ही रहे थे, उसके बाद वो यहाँ पर भारत वापस आए थे। तो 1984 से 19 1894 से 1906 के बीच में वहां पर उन्होंने बहुत सारी, जो दक्षिण के अफ्रीका की सरकार थी, मतलब वहां पे ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उनको बहुत सी याचिकाएं, प्रार्थना पत्र वगैरह भेजे थे। और उनको ये बोला था कि भाई भारतीयों की जो दशा है उसको सुधारे, ठीक है, क्योंकि भारत जो है वो भी ब्रिटेन का उपनिवेशी है। तो गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया था, एक नेटल भारतीय कांग्रेस, सबको इकट्ठा करके नेटल के अंदर, नेटल एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहां पे सब लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने कांग्रेस बनाई और इंडियन ओपिनियन नामक का एक प्रकाशन भी स्टार्ट कर दिया था। काफी सारे काम उन्होंने करे थे। 1906 में उन्होंने सेकंड अपना यहाँ पे स्टार्ट करा। इन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध किया, आप जानते हैं। और सविनय अवज्ञा करके इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट करा। उन्होंने यहाँ पर टॉल्स्टॉय फॉर्म, यहाँ पर इन्होंने फिनिक्स फॉर्म, ये सब भी फार्म्स की एस्टैब्लिशमेंट करी थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया था
एक दक्षिण अफ्रीका की सरकार जो है उन्होंने एक लॉ पास किया था कि भारतीयों के लिए वो अपने अगर वो उनको अगर कोई भी यहाँ पर पंजीकरण करना है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र उनको अपना खुद का अंगूठा लगा के अपने पास हमेशा रखना होगा। ठीक है। और उसी के बाद जो है गांधी जी के नेतृत्व में सभी भारतीयों ने इस पूरे भेदभाव को यहाँ पर विरोध किया था। और इसी के चलते गांधी जी को कई बार, गांधी जी को भी और कई और भारतीयों को भी जेल में बंद कर दिया गया था। सरकार द्वारा एक कानून और ये बनाया गया था कि जितने भी वहां पे प्रवासी भारतीय हैं उनके प्रवेश को रोको। इस कानून में जो है बहुत से ऐसे वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने यहाँ पर जो है वो जो भारत नाटल से वो ट्रांसफर के रीजन में आए थे। इसका विरोध करके भी गांधी जी को यहाँ पर फिर से जेल में डाल दिया गया था। पोल टैक्स, भारतीय विवाह को अप्रमाणित करके घोषित कर देना। तो यहाँ पर जो है क्या था, दक्षिण अफ्रीका में जितने भी भारतीय थे उनके साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा था। उनको 3 पौंड का उनके ऊपर कर तक लगा दिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर गांधी जी जो है और बाकी लोग जो थे, जो कि गरीबी मजदूर थे वहां पर, उन सबको यहाँ पर काफी ज्यादा मुसीबतें जो है वो झेलनी पड़ी थी। और उस समय जो है वहां पर गांधी जी जो है, लॉर्ड हार्डिंग और गोखले तथा सीएफ एंड्रयूज, ये सब लोग जो है कई दौर की लंबी बातचीत के बाद दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर आए थे। और इन सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पर मान ली थी। तो यहाँ पर पहली बार गांधी जी और गोखले जो है, गोपाल कृष्ण गोखले, इनकी मुलाकात भी होती है। एक्चुअली क्यों आते, क्योंकि किंग जॉर्ज फाइव जो थे, वो आपको बताया था ना मैंने, वो इंडिया में 1911 में आए थे किंग जॉर्ज फाइव, उनकी ताजपोशी हुई थी तो वो इंडिया में भी आए थे। उनके लिए काफी दिल्ली दरबार लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग वाला। तो वो दरबार भी यहाँ लगाया गया था, यहाँ पे भी आए थे। और सेम प्रकार से वो कहाँ गए थे, वो अफ्रीका भी गए थे, तो वहां पर गोखले भी गए थे। तो उनकी यहाँ पर आपस में बातचीत भी हुई थी। ठीक है। और फिर यहाँ पे गांधी जी अब वापस आते हैं। कौन सी डेट को आते हैं, 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं। इसीलिए हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। अभी 2023 का हमारा भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। याद रखिएगा इसको भी। उसके बाद फिर जो है गांधी जी ने आकर के सबसे पहली अपनी पब्लिक अपेयरेंस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गांधी जी की पहली पब्लिक अपेयरेंस कहाँ हुई थी। गांधी जी की पहली पब्लिक अपेयरेंस हुई थी जो BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी थी ना, अभी मैंने बताया था मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट द्वारा। तो 1916 में लॉर्ड हार्डिंग के दौरान की कार्यकाल के दौरान जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उस टाइम पे गांधी जी की पहली पब्लिक अपेयरेंस की गई थी। पब्लिक अपेयरेंस का मतलब जनता के सामने उन्होंने आके स्पीच दी थी। और उस स्पीच में उन्होंने क्या बात करी थी, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, उनकी स्पीच में क्या बोला गया था। तो उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला था भाई, उन्होंने जो अनटचेबल्स लोग हैं, जो छुआछूत के शिकार हुए हैं, उनके बारे में बात करी थी। उन्होंने फार्मर्स के बारे में काफी बात करी थी कि भाई फार्मर्स आर द सेवियर्स ऑफ द कंट्री, उन्हीं की वजह से तो कंट्री चल रही है। तो उनके बारे में बात करी थी कि भाई आप लोग उनको भी देखें। और तीसरा उन्होंने कहा था कि जो रिच पीपल हैं, जो अमीर लोग हैं, वो पुअर लोगों का, गरीब लोगों का कोई भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। और उन्होंने एक बात अपनी लैंग्वेज को लेके बोली थी कि हिंदी से हमें गर्व होना चाहिए और हमें है गर्व। तो ये सारी बातें जो है इन्होंने यहाँ पर अपनी रखी थी। तो ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद जो है इनको राजकुमार शुक्ला के कहने पर ये चंपारण बिहार तक पहुंचते हैं। ये मामला आई थिंक सब लोगों को, आप लोगों को जरूर आता होगा, मुझे भरोसा है कि सब लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा हुआ होगा। तो वहां पर जो है, जो जितने भी बागान के मालिक थे, उन्होंने ये तय कर रखा था कि आपको अपनी जो भी आपकी जमीन है उसके 3/20वें हिस्से, मतलब तीसरे हिस्से, 3 कठिया सिस्टम कहते हैं, उस हिस्से में आपको नील की खेती करनी ही करनी है। 3 कटिया पद्धति इसको कहा जाता था। और उसमें क्या होता था ना कि रासायनिक केमिकल बहुत ज्यादा हो जाते थे। उसकी वजह से नील की मांग कम हो जाने से बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए थे। तो किसानों से अनुबंध करने करने के एवज में लगान और अन्य करों में वृद्धि कर दी गई। तो वहां पर जो चंपारण के आंदोलनकारी थे, जिसके अंदर राजकुमार शुक्ला थे, उन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। और फिर गांधी जी उनके कहने पर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजर उल हक, महादेव देसाई और ये सबको लेकर के कहाँ पहुंचते हैं, इसमें JB कृपलानी भी थे। वो सबको लेकर के वो चंपारण पहुंचते हैं। और वहां पर जो है गांधी जी को जो है पहले तो जाने को अलाउ ही नहीं किया जाता, लेकिन बाद में फिर वो यहाँ पर आ जाते हैं, पहुंचते हैं। और यहाँ पर गांधी जी की बात को सब लोगों द्वारा मान लिया जाता है। इसी तरीके से जो हमारा चंपारण का सत्याग्रह है, ये एक तरीके से सक्सेसफुल होता है। और ये पहला ऐसा मूवमेंट था जो गांधी जी ने इंडिया में लॉन्च किया था, वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया था। और इससे क्वेश्चन क्या आते हैं, इससे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इस पूरी की पूरी के बाद जो है यहाँ पर गांधी जी को बापू का टाइटल दिया गया था। और गांधी जी को क्या टाइटल दिया गया था, महात्मा। महात्मा का टाइटल किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन आ चुका है। और बापू का टाइटल मुझे लग रहा है कि काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर पहली बार गांधी जी को बापू कहा गया था बाय संत रौत। ठीक है।
ये प्लीज प्लीज याद रखिएगा। और गांधी जी को नहीं पसंद था कि उनको कोई महात्मा कह करके यहाँ पर बुलाए। तो काफी सारे लोग यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने फिर जो है फाइनली यहाँ पर तिनका सिस्टम को एबॉलिश कराया गया। गांधी जी ने जो है यहाँ पर लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया, और पूरे गांव को साफ करवाना, वहां पे स्कूल्स हॉस्पिटल्स को बढ़वाना, और जो वुमेन के साथ जो यहाँ भेदभाव किया जाता है, पर्दा सिस्टम है, उन सबको यहाँ पर हटवाया गया। और संत रौत और गांधी जी की मदद से जो भिट्टी हवारा एरिया है वेस्ट चंपारण का, और मधुबन का जो एरिया, वहां पे काफी सारे स्कूल्स को भी उसी समय एस्टैब्लिश किया गया था। और जैसे ही यहाँ पर ये वाली सिस्टम पूरा खत्म होता है, इसके बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट होती है, अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक, आई होप सब लोगों को नाम तो सबने सुना है, सबने पढ़ा होगा। अहमदाबाद में क्या हो रहा था, मिल की एक स्ट्राइक हुई थी। क्यों हुई थी मिल की स्ट्राइक, 1918 में हुई थी। अहमदाबाद जो है बॉम्बे का उस समय का एरिया था, उसके सबसे बड़ा एक एरिया था अहमदाबाद। और वो जो है कमर्शियल सेंटर की तरह बन गया था पूरा। वहां पे कॉटन की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। तो हुआ क्या था कि जो गुजरात की जो मिल के ओनर्स थे और जो वहां के वर्कर्स थे, उनके बीच में किसके ऊपर बात आ गई थी, प्लेग बोनस के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता, जो मिल के ओनर्स थे, जो मालिक थे, वो यहाँ पर बोनस देने से मना कर रहे थे। और जबकि जो बाकी हर मजदूर थे वो वहां पर 50% का मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है इनके बीच में बात शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर गांधी जी को बुलाया गया था, वह अनुसुया बेन साराभाई और उनके भाई अंबालाल बेन साराभाई, जो कि उस समय जो है प्रेसिडेंट थे उस पूरे एरिया के। अनुसुईया उसी समय जो है वो इंग्लैंड से आई हुई थी। और फिर यहाँ पर मार्च 1918 में गांधी जी आते हैं। तो गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल यहाँ पर करा और आग्रह करा यहाँ पर, जिसमें उनको 50% तो नहीं मिला बोनस, पर 35% उनको बोनस यहाँ पर मिल गया। ठीक है, क्योंकि जो मालिक थे वो पहले तो या तो 0 पर रहे थे या फिर वो 20 पे माने थे। लेकिन 50 और 20 के बीच में उन्होंने 35 के ऊपर फाइनली यहाँ पर बात करी, और यहीं पर ही मजदूरों ने यहाँ पर भूख हड़ताल भी प्रारंभ करी थी। ठीक है भाई, यहाँ पर आप याद रखेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद तीसरा सत्याग्रह होता है खेड़ा सत्याग्रह। ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। खेड़ा की जगह कहाँ पर है, ये खेड़ा भी आपकी गुजरात में ही पड़ती है। वहां पर यहाँ पर जो है मदद करी थी पूरी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये जो पूरा एक ऑर्गेनाइज किया गया था, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के जस्ट 4 दिनों बाद। ये 4 दिनों बाद, तभी सीक्वेंस में लिखा है ये पूरा। आप इसको कैसे याद रखोगे, केक की फॉर्म में, सी फॉर चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद, के ई से खेड़ा। केक की फॉर्म में याद रख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो 22 मार्च से लेकर के 5 जून 1917 तक ये पूरा रिवोल्ट चलता है, जो कि गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बानकेर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, रविशंकर व्यास, ये सब लोग यहाँ पे शामिल थे। एक सिंगल पर्सन नहीं था इसके अंदर। ठीक है, बहुत से गुजराती बड़ोदरा, अहमदाबाद से यहाँ पर आके जुड़ते हैं। हुआ क्या था यहाँ पर, जो 1918 में जो ब्रिटिश की सरकार थी, वो यहाँ पर कह रही थी कि भाई आपका जो हमारा जो टैक्सेस है ना, वो आपका 23% से बढ़ा देंगे। लेकिन उसी समय पूरे रीजन में जो है कॉलेरा और प्लेग की बीमारी फैली थी। तो यहाँ पर वो ये सब चीजों को लेकर के कोई मना नहीं कर रहे थे यहाँ पर वो। और उसी समय जो गुजरात का खेड़ा है, वहां पर फसल जो है वो मानसून ना आने की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। और अगर रूल था ऐसा कि अगर आपकी जो कुल उत्पादन आपने किया है, वो आपने जितना भी उत्पादन करना था उसके 1/4 से कम होता है, तो आपको किसानों को पूरे की पूरी तरीके से राजस्व में माफी दे दी जाएगी, आपको टैक्सेस पे नहीं करने होंगे। लेकिन गुजरात सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो इस तरीके से ही यहाँ पर पूरी एक यहाँ पर शुरू होता है, जिसमें लोग जो है, आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इन सब जो मैंने आपको बताए थे उन सब ने यहाँ पर स्टार्ट किया। और फिर इस तरीके से यहाँ पर जो है उनको 1 वर्ष के लिए यहाँ पर टैक्स की माफी दे दी गई, और आगे आने वाले करों में, जो अगले आने वाले साल होंगे उसके अंदर करों में जो है यहाँ पर कमी कर दी गई, और जो भी लोगों की यहाँ पर संपत्ति जब्त की गई थी वो उनको लौटा दी गई। तो इस प्रकार से हुए हुआ। और इसी समय में जो है, इसके जस्ट बाद रॉलेट एक्ट पास हो जाता है मार्च 1919 में। यहाँ पर जो 1919 का पूरा वर्ष हमारे लिए, हमारी हिस्ट्री में बहुत डार्क पीरियड कहा जाता है। वहीं के जो सर सिडनी रॉलेट थे, उन्होंने यहाँ पर जो है भारत में जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उसको रोकने के लिए, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये बोला था कि भाई भारत में जो है, जो भी सरकार के अगेंस्ट यहाँ पर षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, उनसे निपटने के लिए उन्होंने क्या डिसाइड करा कि यहाँ पर एक कानून बनाते हैं, जिसको उन्होंने नाम लिया था रॉलेट एक्ट। जिसमें क्या बोला गया था, इसको जो है साइल एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। और ऐसा उन्होंने बोला था यहाँ पर कि जो भी है, आपको न्यायालय द्वारा कोई भी नियम बनाया जाएगा, कुछ भी होगा, तो आपको यहाँ पर
आपके यहाँ पर बिना वारंट के तलाशी लेना, गिरफ्तारी करना, आपको कभी भी गिरफ्तार कर लो, मतलब शक भी है आपको उसके बिहाफ पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसी के भी घर में जो है पूछताछ करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर भारतवासियों ने तो बिल्कुल बोला कि भाई ये तो कोई हमारा, तो ऐसे तो किसी के भी घर घुस जाओगे आप लोग, मतलब कुछ है ही नहीं ऐसे, तो फिर एक तरह से होता ना गुंडागर्दी चल रही है। तो फिर यहाँ पर फरवरी 1919 में इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा जो है वो इसको जो है पूरा देश में अलग से इसके पीछे काफी चीजें चल रही थी। और गांधी जी ने फिर सत्याग्रह सभा इसके लिए गठित कर दी। यहाँ पर होम रूल लीग के जो है ना अभी तक चल रही थी, उसके लोगों से संपर्क किया गया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, तो सब लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। पूरे देश में हड़ताल करना, प्रार्थना करना, सब चीजें करनी शुरू हो गई। ठीक है। और हुआ क्या है यहाँ पर, जो है सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया गया, लेकिन किंतु जो है तारीख में कुछ गलत फहमी हो गई थी। और क्या हुआ, इससे पहले ही आंदोलन ने अपना हिंसक रूप ले लिया। और कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, इन स्थानों पर जो है बहुत जबरदस्त यहाँ पर हिंसा होने लग गई। और गांधी जी ने पंजाब में जाकर स्थिति संभालने की प्रयत्न करा, लेकिन उनको पहले मुंबई भेज दिया गया, और पंजाब में बहुत ज्यादा जो है वो स्थिति खराब होने लग गई। पंजाब को लीड कर रहे थे सैफुद्दीन किचलुओं और डॉक्टर सत्यपाल। और फिर यहाँ पर 9 अप्रैल को इन दोनों नेताओं को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया। और इसकी वजह से लोगों में और ज्यादा होने लगे कि भी हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ पर 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रही पर गोली चलानी शुरू कर दी। और जो नेता थे उन्होंने पंजाब से यहाँ पर बाहर जाने का विरोध करने लगे। और वो विरोध कब हिंसा में बदल गया पता ही नहीं चला। पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, और वहां पे क्या लगा दिया गया, मार्शल लॉ, ताकि सब लोग शांति से बनाए रखे। मार्शल लॉ का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो उस समय के जो जनरल थे यहाँ पर डायर, रेजिनल डॉय, उनको सौंप दी गई। और 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा भी नहीं हो सकते। लेकिन इसकी तो अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, आकाशवाणी तो की नहीं गई थी इसके ऊपर कोई। तो यहाँ पर आगे आने वाली थी 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन होता है ना हमारे लिए, बहुत ही शुभ अवसर है ये वाला। और इस दिन क्या है, सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जलियांवाला बाग में, यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सब लोग सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन जो है त्योहार के बीच विरोध यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से चल भी रहा था। लेकिन यहाँ पर डायर आते हैं, और इस तरीके से बिना किसी चेतावनी पर हमारे निहत्थे लोगों पर इतनी बुरी तरीके से गोलियां बरसाना शुरू करते हैं, जिसमें हमारे महिलाएं, हमारे बच्चे, सब लोग थे उसके अंदर, बूढ़े लोग सब थे, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। कितने लोगों की उसमें जाने गई हैं। आज भी आप उस जगह को विजिट करके आओगे, आपको पता चलेगा वहां पर आज भी गोलियों के निशान है। वहां वहां पे एक ही एंट्री एग्जिट गेट है, तो वहां पर इतना बुरा हाल किया गया था। आप सोच सकते हैं कि इसमें कितने लोगों की जान गई थी। 1000 तो लिखा है इसमें सिर्फ, लेकिन एक्चुअली में ज्यादा गई थी। मतलब एक इतना क्रूरता भरा काम यहाँ पे किया था। और इसी के जो है, इसी के परिणाम स्वरूप जो रविंद्रनाथ टैगोर है, जिनको यहाँ पर नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वापस लौटा दी। गांधी जी को जो है यहाँ पर नाइटहुड का टाइटल मिला था, यहाँ पर केसरी हिंद का टाइटल उन्होंने वो भी वापस दे दिया। शंकर राम नागर को यहाँ पे जो वाइसराय की कार्यकर में थे, शामिल थे, उन्होंने वहां से भी त्याग पत्र दे दिया। और इस घटना को जो है इतना ज्यादा विरोध किया गया था, इस घटना को, ऑब्वियस ही बात है, इतना गलत घटना हुई थी। और उसके बाद जो है भगत सिंह ने यहाँ पर पंजाब नौजवान सभा या भारत नौजवान सभा का यहाँ पर एक रूप लिया था। उधम सिंह, जिनको आप जानते हैं, जिनका अपना नाम खुद का राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओडॉयर कौन है, जो जिन्होंने ये सब का करने का आदेश दिया था। ठीक है। और जनरल डायर वो थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी। तो उन्होंने यहाँ पर जो है उनको 1940 में जो है इनको लंदन जाके मार के आए थे। फिर बाद में उधम सिंह को भी फांसी दे दी गई थी। ये भी एक बहुत ही हमारे शहीद व्यक्ति हैं। तो और 1974 में फिर उनकी अस्थियों को भारत लेके आया गया था। तो इस प्रकार से ये भी आप याद रखेंगे। और पूरा जो इनका ये काम हुआ था, उसके उसके अगेंस्ट में जो एक कमीशन बनाई गई थी, उसका नाम था हंटर आयोग, 14 अक्टूबर को बनाई गई थी। लेकिन किया इसने कुछ भी नहीं था। ठीक है। हंटर कौन है, ये पर्सन का नाम है, उस पर्सन के नाम के ऊपर ही रखा गया था। हंटर आयोग जो है, जिसके अंदर यहाँ पर 3 भारतीय भी थे, जिसमें सर चिमन लाल हरिलाल और बॉम्बे विश्वविद्यालय के उप कुलपति और बॉम्बे विश्वविद्यालय के अधिवक्ता, इन सबको भी यहाँ पर शामिल किया गया था। लेकिन इस पूरी की पूरी इसने यहाँ पर जो है कोई भी एक यहाँ पर अच्छा सा सॉल्यूशन नहीं बताया था इसके लिए। और वहां पे काफी सारे लोगों को गवाह भी करके बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पर हंटर आयोग ने किसी भी प्रकार का उनको दंड देना, अनुशासन के ऊपर कुछ भी नहीं दिया था। और डायर का कृत्य जो है यहाँ पर बोला गया था कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, उनको तो अप्रिशिएशन मिला था आगे चल के, मतलब सोचो जरा, ऐसी भी चीज हुई थी। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर उनको डायर को हटा तो दिया गया था, इंग्लैंड बुला लिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं गया था उनको। और फिर यहाँ पर जो है फाइनल डिसाइड क्या किया गया था कांग्रेस द्वारा, जिसमें अभी मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, तैयब जी, जयकर, गांधी जी, ये सब थे। इन लोगों ने यहाँ पर डिसाइड करा कि
ये जो पूरा एक्ट है ये पूरा विड्रॉ होना चाहिए, इसका एक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। और फिर यहाँ पर 1922 के बीच में जो है काफी सारे आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें पहला आंदोलन है खिलाफत और दूसरा है असहयोग, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब हुआ क्या था, जो फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भी लोग यहाँ पर परेशान थे, रॉलेट एक्ट आ गया, पंजाब में मार्शल लॉ लग गया, उसके बाद जलियांवाला बाग तो बहुत ही बुरा हत्याकांड हुआ था। इन सब की वजह से ना लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया था कि हमें करना ही पड़ेगा। ऊपर ज्यादती तो और ज्यादा होगी जब हंटर कमीशन ने भी कुछ यहाँ पर सोल्यूशन नहीं। तो फिर यहाँ पे जो है लोगों ने यहाँ पर क्या किया, लोगों की आंखें खुलने लग गई इन चीजों से देख करके। फिर यहाँ पर जो है डिसाइड क्या किया गया, और 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उसने भी कुछ खास यहाँ पे नहीं करा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिसाइड किया गया कि अब इनके अगेंस्ट हमें रिवोल्ट करना है। और खिलाफत जो यहाँ पर की गई उसका मेन मुद्दा क्या था, जो पूरी खिलाफत आंदोलन यहाँ पे चल रहा है उसका मेन मुद्दा क्या था भाई, मुसलमान जो भारत के मुसलमान थे उनकी जो है ब्रिटिश सरकार से ये मांगे थी कि जितने भी मुसलमान के धार्मिक स्थल है वहां पर खलीफा के प्रभुत्व को वापस से स्टैब्लिश करो, और खलीफा को जो है प्रदेशों की पुनर्व्यवस्था के लिए वापस से भू क्षेत्र प्रदान किया जाए। तो 1919 में यहाँ पर जो अली बंधु थे, यहाँ पर शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्होंने यहाँ पर और भी लोग थे, मौलाना आजाद, अजमल खान, हजरत मोहानी, इन सब लोगों ने मिलकर एक कमेटी का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कि भाई जो तुर्की है उनके प्रति ब्रिटेन के रवैयों को ठीक किया जाए। और फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर डिसाइड किया गया नवंबर 1919 में कि जो खिलाफत है, यहाँ पर खिलाफत आंदोलन, उसका अखिल भारतीय सम्मेलन यहाँ पर दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई जितनी भी अंग्रेजों की वस्तु उसको बहिष्कार करो, बॉयकॉट करनी शुरू करो। यहाँ पर सीधा सीधा बोला था यहाँ पर कि आप जब तक हमारी बात नहीं मानोगे हम आपकी सारी चीजों को सहयोग नहीं देंगे और आपको बॉयकॉट करना शुरू करेंगे। और फिर यहाँ पर कांग्रेस द्वारा खिलाफत के मुद्दे पर काफी लचीला रुख था यहाँ पर, और गांधी जी ने यहाँ पर असहयोग आंदोलन को भी स्टार्ट करवा दिया था। ये देखा गया कि भाई अब इसी इसी आंदोलन के चलते हम हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम दोनों की यूनिटी को एक साथ यहाँ पर बढ़ाते चले। और धीरे धीरे जो है संवैधानिक तरीके से अगर हम यहाँ पर अपनी संघर्ष रखेंगे, जैसे गांधी जी कह रहे थे कि भाई जो है एक कोई था कुछ बोले तो दूसरा गाल अपना आगे कर दो, शांति से करो काम। तो उस चीज के लिए ना उनको दिख रहा था कि भाई अंग्रेज शांति से मानने वालों में से लोग नहीं है, तो थोड़ा सा लोगों का भी विश्वास धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार से कम होता जा रहा था। और कांग्रेस को ये भी समझ में आ गया था कि अब भारतीय अपनी असंतोष के अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर की तलाश में, जैसे उनको उचित अवसर मिलेगा सब इकट्ठा होकर के शुरू कर देंगे यहाँ पर काम। तो वही था कि इन्होंने जो है डिसाइड करा कि यहाँ पर हम लोग मिल करके ये सब चीजें करेंगे। तो वहां पर फाइनली यहाँ पर असहयोग और खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है। फरवरी 1920 में ये शुरू हो जाता है, हिंदू और मुसलमानों को एक करके यहाँ पर ये स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस मिशन का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, असहयोग आंदोलन अपने हिसाब से अच्छा चल रहा था, लेकिन इस तरीके से नहीं था कि दोनों मिलकर के अच्छा सा कर पाए, ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है और इस तरीके से करते करते यहाँ पर साइन फाइनली काफी सारे ट्रीटीज वगैरह को भी साइन किया गया, और डिसाइड ये किया गया यहाँ पर सितंबर 1920 में यहाँ पर कलकत्ता का अधिवेशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, हम जितने भी सरकारी शिक्षण है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको हम बॉयकॉट करेंगे, न्याय जो भी कोर्ट्स है उनको बॉयकॉट करेंगे, और पंचायत से ही अपना सारा काम वाम देखिए शुरू करेंगे। जितने भी विधान परिषद है उनको बॉयकॉट करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट करेंगे, और खादी को प्रोड्यूस करेंगे। और हमारे भारतीय खादी को बहुत फायदा हुआ था इससे, जो कि अच्छी बात भी है। ठीक है, और इस तरीके से जितने भी हमारी सरकारी आपको जितने भी कुछ टाइटल्स मिले हुए हैं, आप किसी उपाधि पे सबको यहाँ पर त्याग करो, और आप जो है यहाँ पर जो भी सैनिक मजदूर क्लर्क है उनको मेसोपोटामिया काम करने के लिए नहीं जाना है। ऐसी चीजें डिसाइड कर दी गई। और फिर एकदम से, और दिसंबर दिसंबर में इनका सेशन तो होता ही था हमेशा, और दिसंबर 1920 के सेशन में फिर से इनको बुलाया गया, जहां पर इन्होंने डिसाइड करा कि अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम CWC बनाएंगे। CWC क्या होती है, वो होती है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 15 सदस्य शामिल होंगे, और स्थानीय स्तर पर इसको बनाया जाएगा, भाषा के आधार पर इसको हम डिसाइड करेंगे, और यही काम सारा देखिए। भाई आपको CWC लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस के डिसीजन लेंगी सारे। और गांधी जी ने ये भी बोला था इसमें कि भाई ये जो अगर हम असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, अगर ये 1 साल भी चल गया ना तो हमें स्वराज मिल जाएगा। ऐसा हुआ नहीं था वैसे, पर फिर भी उनकी ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि किस बात को गांधी जी ने ऐसा कहा था। उस समय तक जो है मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, कपाड़बे, BS पाल, इन सब ने कांग्रेस छोड़ दी थी, और इस समय तक आते आते तिलक की भी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई संवैधानिक और न्यायपूर्ण ढंग से हम यहाँ पे काम करेंगे,
ठीक है। और इसी टाइम पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, नाम याद होगा सब लोगों को इसका, तो याद रखिएगा इस फेडरेशन का नाम पूछा जा सकता है। और 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने ये घोषणा की थी कि यदि सरकार जितने भी हमारे बंदियों को बना रखा है, जेल में रखा हुआ है, उनको उसी वक्त छोड़ेगी यहाँ पर। और अगर प्रेस से नियंत्रण नहीं हटा पाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये आंदोलन जो है वो सूरत तक भी पहुंचता, लेकिन उससे पहले ही क्या हो गया, चौरी चौरा का हत्याकांड यहाँ पर हो गया 5 फरवरी 2022 को। यहाँ पे गोरखपुर जो जिला है वहां पे चौरी चौरा नाम का एक गांव है ना, वहां पे एक घटना हुई थी कि जो है आज भी इस घटना को जो है याद किया जाता है। ये घटना में जितने भी यहाँ पे पुलिस के स्वयं सेवक दल थे, उन्होंने कुछ नेताओं को बहुत बुरी तरह पीटा था, क्योंकि वो शराब की बिक्री और खाद्यान्न मूल्य के वृद्धि के जो है अगेंस्ट में यहाँ पे विरोध कर रहे थे। पुलिस ने उन पे गोली चलाई, इससे जो भीड़ जो है और ज्यादा भड़कने लगी और पुलिस को ही दौड़ लगा दी उल्टा। तो पुलिस वाले जो है भाग करके थाने पहुंच गए और वहां पर उन्होंने थानों को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वालों की डेथ हो गई। और गांधी जी की इस इंसिडेंट की वजह से वो काफी दुखी हुए, जिसमें उन्होंने डिसाइड करा कि पूरा आंदोलन अभी के अभी वापस ले लिया जाएगा। और फिर आंदोलन उसी समय वापस ले लिया गया बारडोली में। बारडोली पता है ना, गुजरात में ही है। 1922 में वहां पे उनकी बैठक होती है, वहां पे ये पारित कर दिया जाता है कि भाई हम ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिससे हम अनलॉफुल कानून का विरोध करें। और ये बोला कि अब इसको बंद करेंगे वापस, इस पूरे कि हम ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट है इसको वापस ले रहे हैं, जिसके फेवर में कोई भी नहीं था। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के ऊपर बिल्कुल भी सबने जो है अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो है मार्च 2022 को फिर गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया था, लेकिन उनको वापस भी बुला लिया गया था। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनको जेल से 1924 में बाहर में निकाल दिया गया था। ठीक है। 1922 में वापस दिया गया, लेकिन 1924 में उनको वापस भी जेल से बाहर बुला लिया गया था। फिर यहाँ पर जो है फाइनली यहाँ पर 1922 में जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होनी शुरू हो गई। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू एक साथ हो गए, और अजमल खान वो चाहते थे कि भाई यहाँ पर जो भी राष्ट्रवादी आंदोलनकारी हैं वो जितनी भी विधान परिषद है उनका बहिष्कार बंद कर दें। मतलब उनका ये मानना था कि आप जो है सरकार तक पहुंचो, बात लेकर के पहुंचो। तो वो लोग जो विधान परिषद में प्रवेश की वकालत कर रहे थे उनको क्या बोलते हैं, स्वराज्य। ठीक है, स्वराज्य परिवर्तन समर्थक के नाम से उनको जाना जाता है। और जो लोग यहाँ पर विधान परिषदों में प्रवेश के सपोर्ट में नहीं थे उनको बोला जाता है परिवर्तन विरोधी, नो चेंजर्स। इनको कहा जाता है प्रो चेंजर्स। और फिर जब फाइनली दिसंबर में, हर साल तो इनका सेशन होता ही था, तो यहाँ पर दिसंबर 1922 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने अपना खुद का एक अलग से जो है वो यहाँ पर अपनी एक पार्टी का भी निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने रखा स्वराज्य पार्टी। 1 जनवरी 1923 में इसको बनाया गया। इसमें इन्होंने यहाँ पर बोला, इन्होंने यहाँ पर काफी सारे लोगों ने अपना त्याग पत्र भी दे दिया था, जैसे कि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, क्योंकि वो सब लोग फेवर में नहीं आ रहे थे ना इस बात के। तो वल्लभ भाई पटेल, गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर फेवर में नहीं थे इस चीज की। तो इस प्रकार से जो है ये एक समझौता यहाँ पर इस तरीके से खराब हुआ। और फिर उसके बाद गठबंधन जो है, स्वराज यहाँ पर जो थे, स्वराज पार्टी वाले, इन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर, वो स्वराज्यों ने कई बार सरकार के विरुद्ध यहाँ पर मतदान किया, कहाँ पे जाके, असेंबली के अंदर जाके। और इन्होंने डिसाइड करा कि हम यहाँ पर सशक्त भाषण देंगे। और फाइनली ये भी एक अचीवमेंट हुई, ये यूपीएससी पूछ चुकी है, प्लीज इसको नोट करेंगे सब लोग। ये यूपीएससी बीपीएससी दोनों में सवाल आ चुके हैं। 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो है, जो कि वल्लभ भाई पटेल के ही ब्रदर है, उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर भी चुना गया था। और फिर 1928 में यहाँ पर जो है सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की भी हार हो गई थी। और मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का खोखलापन यहाँ पे सब तक सामने लेकर के आए, मार्क्सवादी का इन्होंने प्रचार करा। और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो है वो काफी ज्यादा इसमें इन्फ्लुएंस कर रहे थे, समझा रहे थे लोगों को यहाँ पर। और इस तरीके से करते करते यहाँ पर डिसाइड किया गया कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। भारत के जो युवा थे वो पहली बात तो गांधी जी के उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर युवा ने जो है काफी सारे अधिवेशन किए थे। 1928 में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय बंगाल छात्र सम्मेलन, उसको भी संबोधित किया। गुजरात में बारडोली में 1928 में किसान आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि बारडोली की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा दी गई थी।
फिर एक यहाँ पर व्यापार संघ का भी उजागर होता है 1920 में। यहाँ पर लाला लाजपत राय जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं और दीवान चमन लाल इसके पहले सचिव बनते हैं। और इसके 1928 तक आते आते इसकी जो है हड़तालें पूरे भारत में होने लगी और 5 लाख से ज्यादा श्रमिकों ने इस चीज में भाग लिया। और मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस को जो है 1 मई के रूप में मनाया गया। आज भी हम इसको 1 मई के रूप में मनाते हैं। ऐसे करते करते बहुत ही कम्युनल लेवल पर, जाति लेवल पे कास्ट की मूवमेंट्स भी होने लग गई, जैसे कि मद्रास में जस्टिस पार्टी हुई, उसका आंदोलन हुआ। आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन, ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान आंदोलन यहाँ पर किसने स्टार्ट किया था, तो वो है ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। आप पेरियार याद कर लो, है ना, पेरियार याद कर लो तो रिवर का भी नाम है, केरल के अंदर हुआ, यहाँ याद रह जाएगा आप लोगों को, है ना। पेरियार नेशनल पार्क भी है, रिवर भी है। और उसके बाद सतारा महाराष्ट्र में सत्यशोधक कार्यकर्ता जो थे, सत्यशोधक था ना जो अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले क्लास में, ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया था। और भास्कर राव जाधव ने भी यहाँ पर महाराष्ट्र में किया। भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर मेहर या महद उनका आंदोलन स्टार्ट किया, टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी। केरल में अयप्पन और के सिवान ने भी अपना यहाँ पर स्टार्ट करा। फिर उसके बाद यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की भी फॉर्मेशन होती है गांधी जी के। इसके अगेंस्ट की भी गांधी जी ने अपनी जो है एक हिंसा होने पर अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो उसी के रिस्पेक्ट में अक्टूबर 1924 में कानपुर में HRA की फॉर्मेशन होती है। आई होप सब लोगों को ये पता होगा, और नहीं पता तो पता होना चाहिए हर एक व्यक्ति को, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि हमारे युवकों ने मिलकर के बनाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने मिलकर के यहाँ पर अपना एक स्थापित किया था, जिसका बेसिक जो है आधार था वयस्क मताधिकार होना चाहिए। इनका पैम्फलेट का नाम भी क्या था, रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी। और इन सब ने मिलकर के यहाँ पर ब्रिटिश सरकार से फंड इकट्ठा करने की सोची, जिसके लिए उन्होंने क्या अंजाम दिया, काकोरी हत्याकांड। काकोरी कांड भी नहीं कहूंगी, अब तो नाम चेंज हो गया इसका, काकोरी ट्रेन एक्शन। बहुत अच्छा काम किया यूपी की सरकार ने, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रख दिया 9 अगस्त 1925। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि 9 अगस्त 1925 को क्या चीज हुई। तो यहाँ पर एक ट्रेन थी जिसका नाम है 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन, जो कि काकोरी से होकर के जो है यहाँ पर अपना खजाने को लेकर के जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ। जो बीच में काकोरी में रुकनी थी, वहां पर ये बिस्मिल सॉरी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और मुकुंद लाल, ये सारे लोगों ने मिलकर के यहाँ पर जो है ट्रेन को लूटा था। और आज जो है चंद्रशेखर आजाद जो है वो फरार। और यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पर जो है वो फरार, एकदम बेसिक यही फरार हुए थे, बाकियों को फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल वही है जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा गीत लिखा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो भी इनके द्वारा ही लिखा गया था और इसी समय लिखा गया था। उसके बाद जब ये हुआ, पूरी एचआरए बिखर गई। उसके बाद एचआरए को रिवाइव किसने किया था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण बोहरा, इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को दोबारा बनाया और नाम क्या चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। फिरोजशाह कोटला मैदान जो दिल्ली में है, वहां पे बैठक करेगी। तो HSRA हो गया यहाँ पर, किसने किया, भगत सिंह ने नाम चेंज किया। उसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने, जो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, लाहौर में जब वो पहुंचता तो इनके विरोध करने के लिए वहां पर जो इकट्ठा हुए थे। और वहां पर उस समय जो है सॉन्डर्स जो थे, उन्होंने सबके ऊपर लाठीचार्ज करने का यहाँ पर आदेश दे दिया था, जिसकी वजह से क्या होता है, लाला लाजपत राय को काफी ज्यादा चोटें आ जाती है, वो सर पे उनको काफी चोट लग जाती है, घायल हो जाते हैं। और 15 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस चीज का बदला लेने के लिए यहाँ पर HSRA के लोगों ने, 3 सदस्यों ने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने मिल करके यहाँ पर लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स, जिस पर्सन ने यहाँ पर बोला था इस चीज के लिए, उसका मर्डर करने की बात करी थी। ठीक है, सॉन्डर्स मर्डर केस। मर कौन जाते हैं, SP स्कॉट्स, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉन्डर्स को यहाँ पर जो है मर जाते हैं, मारना था स्कॉट्स को। ठीक है, गलत पर्सन को मार दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या था यहाँ पर, अप्रैल 1929 में यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो है एक ऐसा जो है कानून पास करने वाली थी जिसका नाम है ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा बिल है जिसके अगेंस्ट ये जो है केंद्रीय विधानसभा में विस्फोट किया गया था। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, इसको पास करने की यहाँ पर योजना चल रही थी, जिसके बाद जो है वो सारे लोग अपना जो है वो एक अगेंस्ट में नहीं जा सकते थे सरकार की। तो यहाँ पर जो है ये बिल पास करने के को रोकने के लिए ये चीज यहाँ पर की गई, जिसमें सिर्फ एक डर बिठाया गया था। खाली बेंचों पर बम फेंका गया था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सॉरी भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त द्वारा। ठीक है,
उनको गिरफ्तारी देकर के अपने लोगों को ये बात बतानी थी कि हम लोग जो है वो किस तरीके से यहाँ पर अपना देश के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सभी को जो है सभी को पकड़ लिया गया था। चंद्रशेखर मतलब पकड़ने का ही उनका ऑब्जेक्टिव था कि उनको पकड़ लिया जाए, वो चाहते ही यही थे। चंद्रशेखर आजाद के अलावा सब लोग यहाँ पर पकड़े गए थे। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर वो जो पहले वाला था ना सॉन्डर्स मर्डर केस, उसका यहाँ पर जो है वो पूरा चला गया। और उन्होंने यहाँ पर जो है जेल में काफी ज्यादा भूख हड़ताल भी रखी थी। जतिन दास ने यहाँ पर जो 54 दिन की भूख हड़ताल रखने के बाद, 64 दिन की यहाँ पर भूख हड़ताल रखने के बाद उनकी डेथ हो गई थी। और यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। और आप जानते हैं कि इन महान देशभक्तों की कुर्बानी को आज भी सरकार और हमारे मन में कितनी रिस्पेक्ट है। आज भी सबके मन में बहुत रिस्पेक्ट है और आगे हमेशा रहेगी। फरवरी 1931 में इलाहाबाद में जो एक पार्क है, एल्फ्रेड पार्क, वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी को देखा गया और वहां पर उनको मुठभेड़ में उनको जो है उन्होंने अपने ही आप को गोली मारी थी। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ और यहाँ पर लास्ट इंसिडेंट होता है जिसका नाम है चिट्टागोंग कॉन्स्पिरेसी। जो सूर्य सेन जो थे, एक वहां के टीचर मास्टर थे, उन्होंने यहाँ पर अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकनाथ बाउल, कल्पना दत्ता, इन सब के साथ मिलकर के यहाँ पर चिट्टागोंग में जितने भी हथियार थे उनको लूटना, उनको टेलीफोन को सारा कुछ जो है कम्युनिकेशन लाइंस को डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय करने के बाद ये प्लान बनाया था कि हम वहां पे उनको लूटपाट मचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चिट्टागोंग में 65 लोगों ने मिलकर के 1930 में यहाँ पर सारी जगह पे लूटपाट मचाई थी, धावा बोल दिया आधी रात को। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो है वो सब लोग पकड़े जाते हैं, सबके सब, और सबको गिरफ्तार करने के बाद 1933 में सूर्य सेन को गिरफ्तार भी कर लिया गया और काला पानी भेज दिया गया और उनको वहां पर फिर फांसी भी दे दी गई। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। उसके बाद आपकी साइमन कमीशन आती है भारत में 1919 के एक्ट के पारित करने के बाद। जो है यहाँ पर उसको चेक करने के लिए साइमन कमीशन को भारत लिया लेके आया जाता है, सुधारों को देखने के लिए। लेकिन नवंबर 1927 में ही उन्होंने इस जो है बता दिया था कि हम ऐसे लेके आएंगे, लेकिन जिसमें कोई भी भारतीय नहीं होगा। जॉन साइमन होंगे मेन हेड और 7 सदस्य और होंगे जो कि सारे वाइट होंगे, इंडियन एक भी नहीं होगा। तो इस चीज के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने अपने सुझाव क्या दिए, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला तो जितने भी प्रांत हैं हमारे भारत में, उनमें कानून और व्यवस्था जितनी भी चीजें होंगी वो सरकार अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन फिर से किया जाएगा और इसमें संघीय भावना भी होगी। और यहाँ पर उत्तरदायी सरकार का यहाँ पर गठन किया जाएगा। और उन्होंने बोला कि अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी समय नहीं है। तो भारतीयों ने इस चीज के लिए बिल्कुल अग्री नहीं किया, जिसमें भारत, देखो यार, हमारे भारत का जो भविष्य है वो भारतीय अच्छे से समझ सकते हैं या फिर ये अंग्रेज नहीं समझ सकते ना। तो इन्होंने यहाँ पर डिसाइड करा कि हम लोग जो है यहाँ पर क्या डिसाइड करेंगे, हम इंडियंस को ही यहाँ पर सब कुछ जो है प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पर इनको प्रोवाइड, इनके हाथ में कुछ नहीं देंगे। तो उस चीज के तहत यहाँ पर मद्रास का एक अधिवेशन होता है जिसमें एम ए अंसारी की अध्यक्षता में यहाँ पर साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है। ये सब फैक्ट्स लिखने हैं आपको, ये नहीं कि सिर्फ सुन के खत्म करते हैं, लिख लीजिएगा जरूर इन चीजों को। और यहाँ पर जस्टिस पार्टी और इन सब लोगों ने भी डिसाइड नहीं किया था, बहिष्कार ना करने का निर्णय लिया था। और जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है, तो मुंबई पहुंचते ही यहाँ पर बहुत सारी जगह जिनको काले झंडे दिखाए जाते हैं और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। वेरी फेमस नारा, एवरीवन नोज दैट। और फिर यहाँ पर जो है एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। जो वहां के उस समय के सचिव थे, लॉर्ड बिरकिनहेड, एसओएस थे जो उस समय के, उन्होंने यहाँ पर बोला था कि भाई आप एक ऐसा संविधान बनाओ जिसके अंदर आप कैसे बनाना चाहते हैं हम आपको देखते हैं। तो भारत के अंदर पहली बार संविधान को बनाने की जो एक स्टार्ट किया गया था वो नेहरू रिपोर्ट द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये आप देख सकते हैं, दो तरीके की यहाँ पर रिपोर्ट है, एक साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, एक नेहरू रिपोर्ट है। साइमन कमीशन का यहाँ पर कहना है कि भाई आपको जो है अभी हम औपनिवेशिक जो है अभी आपको हम सिफारिश यहाँ पे नहीं देने वाले, अभी आपको हम डोमिनियन स्टेटस नहीं दे रहे। यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि केंद्र और प्रांतों में आपको उत्तरदायी सरकार जो है वो नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि हमें चाहिए। यहाँ पे इन्होंने गवर्नर जनरल की पावर में कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे इन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल को सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाओ, एक्चुअली हेड मत बनाओ। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी यहाँ पर बात कही थी। और इन्होंने यहाँ पर फिफ्थ वाला पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने जो एक वो होते हैं ना जो ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं कही थी साइमन कमीशन ने। लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया था कि भाई हमें मौलिक अधिकार चाहिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, पहली बार फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे आए थे, तो वो नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और ये नेहरू जी जो है वो मोतीलाल नेहरू हैं,
ना कि जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये डिसाइड किया गया। और फिर यहाँ पर जो है जो लॉर्ड इरविन थे उस समय के वाइसराय, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मुझे ये स्पष्ट रूप से कहने का आदेश हुआ है कि सरकार के निर्णय में जो 1917 की बात यहाँ पे हुई थी, डोमिनियन स्टेटस, उससे जुड़ी हुई है। इरविन ने वादा किया कि साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, गोल में सम्मेलन जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, कहाँ पर, लंदन के अंदर। तो फाइनली 2 नवंबर 1929 को दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली डिक्लेरेशन साइन की जाती है, जिसमें ये बोला गया था कि हम गोल में सम्मेलन के उद्देश्य इस बात पर विचार विमर्श नहीं करेंगे कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, अब किसी भी हालत में चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस ये डिसाइड कर लेती है। और फिर एक लाहौर का अधिवेशन दिसंबर में जो हर साल होता था, वो लाहौर के अंदर इस बार होता है, जहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इन्होंने यही एक लक्ष्य घोषित किया, जो कि सबसे सही चीज थी भाई, चाहिए, जरूरत थी उस समय। इन्होंने बोला कि हम जो वो गोलमेज सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, वो हम नहीं अटेंड करेंगे, लंदन वाली, और पूर्ण स्वराज यहाँ पे रखेंगे। और अगर हमारी किसी भी उन्होंने बात का नहीं माना तो हम उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। तो यहाँ पर जो है जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने भी अपनी यहाँ पर बात करी, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट बात करके यहाँ पर उन्होंने भी अपने हिसाब से इसमें चेंजेस बताए। इसमें उन्होंने मुस्लिम्स के लिए बोला था कि जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें 1/3 मुस्लिम्स रहेंगे, और मताधिकार के तरीके से यहाँ पर जो पंजाब और बंगाल में मुस्लिम्स की जनसंख्या उसके हिसाब से उनको सीट आरक्षित दी जाएगी, और प्रांतों के लिए अवशिष्ट जितनी भी रेसिडुअरी पावर्स होती हैं वो यहाँ पर दी जाए। तो ये सब बातें इन्होंने कही थी यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मतदान होने के बाद ये सब चीजें हुई। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो जिन्ना है उन्होंने अपने 14 पॉइंट को यहाँ पर दिया था। अब इनको रीड करिएगा सब लोग, 14 पॉइंट्स उन्होंने क्या दिए थे, जस्ट गो थ्रू जरूर करिएगा इसको। और फिर यहाँ पे गांधी जी क्या स्टार्ट करते हैं, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर इसको हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, या फिर इसको हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ने यंग इंडिया के एक लेख में जो उनको लिखते थे, उसी में उन्होंने अपनी 11 पॉइंट्स की मांग करी थी, और इन मांगों को अगर आप स्वीकार और अस्वीकार करने के लिए आपको 31 जनवरी का टाइम दिया था। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो हुआ इसीलिए। क्या मांगी थी, पहला बोला था कि सिविल सेवा और सेना में जो आप हमारे यहाँ से खर्चा करते हो उसको 50% तक कम करो, नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंधित लगाओ, लिकर्स के ऊपर, सीआईडी विभाग जो है उसके अंदर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए, और राजनीतिक बंदी जितने भी बना के रखे हुए हैं उनको यहाँ पर बाहर निकाला जाए, और डाक आरक्षण बिल पास करो, रुपए की विनिमय जो दर है उसको भी घटाया जाए, और यहाँ पर रक्षात्मक शुल्क जो है टैक्स वो यहाँ पे लगाया जाए, विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए, तट के ऊपर जो आप यातायात विधेयक लगाते हो उसको पास करो, लगान में 50% की कमी करो, और नमक पर टैक्स समाप्त करो। उन्होंने नहीं मानी ना सारी बात। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वाइसराय को लेटर लिख दिया, और उसके बाद उन्होंने 11 मांगे बता दी अपनी। जब जवाब नहीं मिला कोई, तो फाइनली 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में अपने 78 लोगों के साथ मिलकर के साबरमती से दांडी तक की यात्रा तय करी पैदल। 24 दिनों तक की यात्रा 440 किलोमीटर में उन्होंने कंप्लीट करी। 5 अप्रैल को दांडी पहुंच के शुरू किया। 16 अप्रैल को गांधी जी ने वहां पर पहुंच के जो है नमक बनाकर यहाँ पर जो है कानून को तोड़ा कि हम यहाँ पे लॉ सॉल्ट को खुद से नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जो है नमक को ही यहाँ पर उन्होंने चूज किया था, क्योंकि आपको पता है कि नमक जो है वो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर प्रकार का व्यक्ति इस्तेमाल करता है, चाहे फीमेल हो चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर प्रकार। इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो है पूरी एक स्टार्ट करी। और सेम चीज जो है तमिलनाडु के तंजौर में सी राजगोपालाचारी ने, तिरुचरमपल्ली में विदारेमन तक की यात्रा प्रारंभ करी थी, मालाबार में के किलप्पन ने भी अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी, और असम में ही सत्याग्रहियों ने यहाँ पर सिलहट से बंगाल तक पहुंचा था, नमक बनाया था। तो सिर्फ गांधी जी ने नहीं, और लोगों ने भी यहाँ पर चीजें करी थी। और फिर यहाँ पर प्रभाव आया था उस चीज का, विदेशी कपड़े और अन्य वस्तुओं के आयात में कमी आ गई थी, सरकार को शराब उत्पाद शुल्क भू राजस्व इन सब में प्राप्त होने वाले आय में अत्यधिक कमी आ गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके कामों में इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। और फिर यहाँ पर जो है एक समझौता किया जाता है। अब जो है इस चीजों के चलते गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे समझौता किया जाता है, गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931
31 की। यहाँ पर जो है समझौता करते हैं कि भाई जितने भी राजनीतिक कैदी हैं जिन्होंने हिंसात्मक अपराधी नहीं किया है उनको छोड़ दिया जाएगा। अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जाएगी जो आपके पास आप सीज कर ली गई है। जितना भी जुर्माना वसूला गया है लोगों से वो वापस कर देंगे। जितने भी लोगों ने यहाँ पे त्याग पत्र दिया था गवर्नमेंट से उनको वापस से आप जो है अपनी जॉब्स में वापस लोगी। और यहाँ पर नमक तैयार करने की आप अनुमति दोगे एक निश्चित सीमा तक। मदिरा अफीम विशेष वस्तुओं के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध करने की आपको आज्ञा दी जाएगी। और आपातकालीन जितने भी आपने ऑर्डिनेंसेस अध्यादेश पास किए उनको वापस ले लिया जाए। बस गांधी जी ने दो बात नहीं मानी थी, गांधी जी की दो बातें नहीं मानी गई थी कि पुलिस जातियों की जांच कराई जाए जो पुलिस यहाँ पे गलत कर रही है, और भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की जो है फांसी यहाँ पर रुकवाई जाए। ठीक है। सो कांग्रेस की ओर से ये सारी चीजें चल रही थी। और फाइनली फिर कांग्रेस का 1931 का कराची सेशन आता है। और यहाँ पर जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है कि यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर पास करवाएंगे। और फिर उसके बाद फाइनली इस चीजों में डिसाइड करते करते गोलमेज राउंड में सम्मेलन होने लगते हैं। कहाँ पर हो रहे होते हैं? लंदन के अंदर। ये गोलमेज सम्मेलन जो है लॉर्ड वाइसराय इरविन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड, ये सब डिसाइड करते हैं कि भाई साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है अब हमने उसमें क्या डिसाइड करना है। तो पहला स्टार्ट हो जाता है 1930 से 31 में। और ये सब कुछ होता है, इसको कोई रिजल्ट नहीं आता। इसके बाद जो है यहाँ पर उनको दिख जाता है कि भाई गांधी जी के बिना शायद इंक्लूड नहीं हो सकते, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता बताया था ना अभी मार्च वाला, मार्च 1931, वो जेल में बैठ करके होता है। गांधी जी के बिहाफ पे कौन साइन करते हैं इसको? तेज बहादुर सप्रू के कहने पर ही सारी चीजें की जाती हैं। फिर यहाँ पे गांधी जी डिसाइड करते हैं कि भाई मैं वापस जो है वो, अभी तक तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ पर, अब गांधी जी यहाँ पर डिसाइड करते हैं जाने का। तो यहाँ पर सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी पहुंचते हैं हिस्सा लेने। यहाँ पर गांधी जी के राजपुताना नामक जहाज में महादेव देसाई, उनके सेक्रेटरी मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, ये सब यहाँ पर पहुंचते हैं। सरोजनी नायडू भी गई थी। तो यहाँ पर जो है डिसाइड किया जाता है कि भाई यहाँ पर भी रिजल्ट कुछ नहीं आता। बात बेसिक ये थी कि रिजल्ट यहाँ पर भी नहीं आता है। और फिर तीसरा जो है वो गोलमेज सम्मेलन होता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पर कम्युनल सांप्रदायिक बेस पर डिस्प्यूट तो चल ही रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, ये अलाउ कर देती है कि सबको यहाँ पर क्या दे दो, सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड सबको दे दो। तो यहाँ पर इस चीज पे जो है, क्योंकि अंबेडकर जो थे वो इस चीज पे जोर दे रहे थे कि जो दलित और वंचित वर्ग है उनको अलग रूप में देखा जाए और उनको अलग से यहाँ पर डिमांड दी जाए। तो यहाँ पर जो है इस चीज को लेकर के जो गांधी जी हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फास्ट पे बैठ जाते हैं बहुत लंबे समय के लिए। तो फिर पुणे के अंदर, पुणे जेल में, क्योंकि गांधी जी जब वापस आते हैं उनको फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है। तो पुणे के अंदर 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और बाकी सब नेताओं के बीच में यहाँ पर पूना समझौता होता है, जिसमें ये डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको जो अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट है वो नहीं यहाँ पे मिलेगा। आपको जो है यहाँ पर एक जो है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर उनको जो है प्रांतीय विधानमंडलों में 147 सीटें दी गई और सांप्रदायिक पंचायत में उनको 71 सीटें यहाँ पर डिसाइड करवाई गई। तो इस तरीके से यहाँ पर डिसाइड होता है और गांधी जी का अपना हरिजन अभियान यहाँ पर स्टार्ट होता है। और इसी तरीके से अभियान के अंदर वो पूरा एक पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी तरीके से हरिजन यात्रा उनकी स्टार्ट हो जाती है। पूरे देश की उन्होंने यात्रा करी थी, करीब 20,000 किलोमीटर का उन्होंने सफर तय किया था। और यहीं पर उन्होंने राष्ट्र हरिजन सेवक संघ जो है उन्होंने यहाँ पर बनाई थी, जिस पर उन्होंने लोगों से फंड्स भी इकट्ठा करने स्टार्ट करे थे।